क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कन्वेइंग मैसेजेस विदाउट वर्ड्स। जब बिना शब्दों के हम मैसेजेस को कन्वे करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हमारे हाव भाव। वाई स्टडी नॉन वर्बल क्यूज? नॉन वर्बल जो क्यूज हैं, मतलब संकेतों को क्यों पढ़ना चाहिए। डिकोड्स इमोशंस, हम इमोशंस को अच्छे तरीके से डिकोड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइजेज मैसेजेस, मैसेजेस को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। इनहांसेस कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ा सकते हैं। हाउ सिग्निफिकेंट इज आई कॉन्टैक्ट? आई कॉन्टैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है? शोज अटेंशन एंड कॉन्फिडेंस, तो हमारा इससे अटेंशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपने इंटरेस्ट और इमोशंस को अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्स प्रॉक्सिमिक्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉक्सिमिक्स का क्या रोल होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पेस यूज। तो स्पेस मीन्स डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिक्स मतलब कितनी डिस्टेंस किसके साथ होनी चाहिए जब हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे इंडिकेट्स रिलेशनशिप्स, अगर हमारी नज़दीक के रिलेशन है तो हम नज़दीक से कम्युनिकेट करेंगे और हम इमोशंस ज़्यादा होंगे उसमें। अगर हम उनको नहीं जानते पहचानते तो थोड़ी डिस्टेंस बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे, तब कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें इमोशंस कम होंगे। तो प्रॉक्सिमिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब हमने अपने मैसेजेस को ढंग से कम्युनिकेट करना है। हाउ डू फेशियल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट? फेस के एक्सप्रेशंस कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कन्वे इमोशंस रिएक्शंस, ये भी हमारे इमोशंस और रिएक्शंस को कन्वे करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सली अंडरस्टूड क्यूज, जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं वो कई चीज़ें कन्वे करते हैं और दुनिया भर में ये चीज़ें समझी जाती हैं। चाहे हमें गुस्सा आ रहा है, चाहे किसी के प्रति प्यार है, तो चेहरे के एक्सप्रेशन से वो व्यक्त किया जा सकता है। वाई इज पोस्चर इंपॉर्टेंट इन नॉन वर्बल क्यूज? हमारा जो पोस्चर है, जिस तरीके से हम खड़े होते हैं या बैठते हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, ओपननेस एंड डिफेंसिवनेस। इससे हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है, इंटरेस्ट झलकता है, हम कितने ओपन हैं और कितने हम डिफेंसिव हैं। हाउ डू जेस्चर्स इनहांस कम्युनिकेशन? हमारे हाव भाव हमारी कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाते हैं? एम्फेसाइज पॉइंट्स, कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग्स, एड क्लैरिटी। तो इससे हम अपने पॉइंट्स को ठीक ढंग से एम्फेसाइज कर सकते हैं और हम स्पेसिफिक मीनिंग्स जो कन्वे करना चाहते हैं हाव भाव से, वो ठीक ढंग से उनको कन्वे कर सकते हैं और उनमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है। व्हाट रोल डज टच प्ले इन कम्युनिकेशन? टच का कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है? शोज कंफर्ट, एस्टेब्लिशेस कनेक्शन, कन्वेज इमोशन। जैसे हम किसी के साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं, उसको अगर थोड़ा सा टच करें, जैसे उसके शोल्डर्स पे या हाथ मिलाते हैं, तो अच्छा कम्युनिकेशन के लिए वो उनका रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, ये कनेक्शन ठीक हो जाता है। एंड कन्वेज इमोशंस, और जो हम इमोशंस हैं वो अच्छे ढंग से हम कन्वे कर सकते हैं। वाई आर टेरिटोरियल जोन्स रेलिवेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जो हम जोन्स मतलब एक डिस्टेंस जो हम बनाते हैं, स्पेस जैसे है, जो हमारी बाउंड्रीज फिक्स करते हैं, तो इससे इंटीमेसी लेवल्स स्पेसिफाई होते हैं। तो पर्सनल इंटीमेसी जितनी होगी उतनी डिस्टेंस के हिसाब से करेंगे तो वो कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव होगा। हाउ डू पैरालैंग्वेज क्यूज स्पोर्ट स्पोकन वर्ड्स? जो हम बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जेस्चर्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, उनका मतलब होता है पैरा लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेज स्पोकन वर्ड्स के अलावा पैरा लैंग्वेज मतलब नॉन वर्बल जो हमारी लैंग्वेज होती है, तो वो दोनों मिक्स होके बड़े अच्छे ढंग से आप अपने मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। मॉड्यूलेट मीनिंग यूजिंग टोन, पिच, वॉल्यूम। तो उसमें हमारी टोन भी आ जाती है, पिच भी आ जाती है, वॉल्यूम भी आ जाता है। जो शब्द को है कितनी टोन में, कितनी कैसी पिच में या किस वॉल्यूम में बोला गया है, तो वो पैरा लैंग्वेज की कैटेगरी के हो गए। तो इस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं अगर इन चीज़ों को भी हम अपने शब्दों के साथ बैलेंस करें। व्हाट सिग्निफाइज अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज? अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज क्या सिग्निफाई करती है? पॉइंटेड जेस्चर्स, इन्वेडिंग स्पेस, डोमिनेंट पोस्चर। तो हमारे जैसे जेस्चर्स हैं या किसी के पर्सनल स्पेस में हम इंट्रूड करते हैं, या हमारा जो पोस्चर है वो ज़्यादा दूसरे को प्रेस करता है, और इस तरीके से भी हम एग्रेसिव से महसूस होते हैं। कई बार किसी को देख के डर सा लगता है, या जिसका हाव भाव स्टाइल कुछ ऐसा होता है हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है। हाउ कैन क्लोथिंग कन्वे नॉन वर्बल मैसेजेस? जो हमारा पहनावा है वो किस तरीके से नॉन वर्बल मैसेजेस में कन्वे होता है? एक्सप्रेसेस आइडेंटिटी, हमारे पहनावे के हिसाब से हमारी पहचान होती है। स्टेटस
का पता लगता है, कल्चरल अफिलिएशन किस प्रकार की कल्चर के लोग हैं और हमारा इरादा क्या है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा पहनावा या क्लोथिंग किस टाइप की है। व्हाट्स द रोल ऑफ साइलेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइलेंस के माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये नॉन वर्बल की कैटेगरी में आता है। इम्प्लाइज कॉन्टेम्पलेशन, टेंशन, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। जब हम किसी चीज़ का गहन चिंतन कर रहे होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं या सहमति जताते हैं या असहमति जताते हैं, तो हमारी चुप्पी के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर देते हैं भाई हम किसी चीज़ से राज़ी हैं या नहीं राज़ी हैं। हाउ डू टेम्परल क्यूज क्रोनिमिक्स अफेक्ट कम्युनिकेशन। जो टाइम है वो जो जिसको क्रोनिमिक्स बोलते हैं, तो उसके माध्यम से भी अगर सही टाइम पे कोई चीज़ कन्वे की जाए तो उसका मीनिंग अपने आप में ही अंडरस्टूड हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाती है। तो टाइम यूसेज कन्वेज प्रायोरिटीज़। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वक्त के साथ कन्वे होती हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो टाइम होता है टाइम की इन अकॉर्डेंस अगर काम होता है तो उसका कम्युनिकेशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। व्हाट्स द हैप्टिक कम्युनिकेशन। हैप्टिक मीन्स टच। रिलेज मैसेजेस थ्रू टच इंडिकेट्स इमोशन और इंटेंट। जो हमारा इरादा है, हमारे जो इमोशंस हैं, तो जितना हम किसी को छुएंगे, टच करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव होगा या उस तरीके से उसके मीनिंग्स निकलेंगे। वाई आर ओल्फैक्टरी क्यूज समटाइम्स कंसिडर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल, किसी प्रकार की गंध, तो उससे भी हम कम्युनिकेशन या कई मैसेज हम कन्वे करते हैं, तो इस तरीके के भी ये संकेत काम करते हैं। सेंट्स जैसे इत्र होता है, कैन ट्रिगर मेमोरीज, इमोशंस और अट्रैक्शंस। तो जैसे कोई भी स्मेल है, अच्छी है, बुरी है, फ्रेग्रेंस है, तो वो हमारी मेमोरीज को, इमोशंस को, अट्रैक्शंस को ट्रिगर कर देता है और हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक अपने आप में कम्युनिकेशन का माध्यम है। हाउ डज इंटरपर्सनल डिस्टेंस वेरी कल्चरली। डिफरेंट कल्चर में जो एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस होती है वो अलग अलग होती है। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिस्टिंक्ट पर्सनल स्पेस बाउंड्रीज। अलग अलग कल्चर में भी कितनी दूरी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उनको कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उस तरीके से वही हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और वो कंफर्टेबली मैसेज को ठीक ढंग से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउ डू एम्बुलेंस फंक्शन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो प्रतीक या चिन्ह होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। स्पेसिफिक जेस्चर्स विद क्लियर वर्बल इक्विवेलेंट्स ऑफन कल्चरल। जो कल्चरल जनरली होते हैं, जो हमारे हाव भाव होते हैं, तो वो वर्बल के ही इक्विवेलेंट होते हैं। कई बार शब्द नहीं बोलते हम, पर नॉन वर्बल जो तरीका होता है पर वो उसका काम वर्बल वाला ही होता है, उससे क्लियर कट मैसेज कन्वे हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो प्रतीक या चिन्ह बने हुए हैं। वाई आर एडेप्टर्स सिग्निफिकेंट इन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में एडेप्टर्स की क्या सिग्निफिकेंस है। अनकॉन्शियस मूवमेंट्स शोइंग इमोशंस रिएक्शंस लाइक नर्वसनेस। जो हम कई बार नर्वस हो जाते हैं या हमारी और रिएक्शंस होती हैं, ये इमोशंस होती हैं, तो वो हम अनकॉन्शियसली कई मूवमेंट्स करते हैं, तो वो हम ढल चुके होते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे इरादे जो हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। वट रोल डज रिदम प्ले इन स्पीच एंड जेस्चर्स। रिदम का स्पीच और जेस्चर में क्या रोल होता है, ये भी एम्फेसिस को ऐड करता है, इमोशंस को ऐड करता है। एड्स मेमोरी एंड एंगेजमेंट। तो हमारी याददाश्त को भी हेल्प करता है और हम ज़्यादा एंगेज होते हैं अगर हम रिदम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड पे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है। थैंक यू।